थर्ड टेंस, जो फ्यूचर का थर्ड पार्ट है वो है फ्यूचर परफेक्ट। योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफेक्ट टेंस फॉर प्रेजेंट, जिसमें आपको मैंने बताया था अपडेशन, कंप्लीशन ऑफ ए वर्क, उसके ऊपर यूज़ करते हैं इसको। पास्ट में उसका शिफ्ट कर दिया अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ टाइम चेंज हो गया पास्ट का, दैट टाइम जो कुछ हो चुका था उसकी बात की जाती है। इन फ्यूचर परफेक्ट आने वाले टाइम पे चले जाइए एंड व्हाट विल बी कंप्लीटेड, व्हाट विल बी अपडेटेड, उस पार्ट पे बात कर देंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। कॉम्बिनेशन कैसा होगा, इसमें सब्जेक्ट के साथ में वही सेम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चल यूज होंगे, विल या शैल, हैव एंड वर्ब थर्ड फॉर्म, ये कॉम्बिनेशन होगा। एग्जाम्पल एक दे देते हैं, वी विल हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर बाय टुमारो। कल तक ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, यानी ये कल जो फ्यूचर में आने वाले समय उसमें क्या चीज़ हो चुकी होगी इसके बारे में बात करता है। कॉम्बिनेशन आपने देख लिया, वो एज इट इज यूज होता है, विल हैव कंप्लीटेड। ओके, अब इस टेंस के कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसमें अगर नॉट का यूज़ करना हो तो यू ऑल अंडरस्टैंड कि विल और शैल के बीच में हम नॉट का यूज़ कर देंगे। जैसे वी विल नॉट हैव कंप्लीटेड, नहीं कर पाएंगे दिस चैप्टर बाय टुमारो, तो नॉट यूज हो जाएगा। In case of interrogative sentence, we will you put will or shall at the very beginning and then the combination उसके according हो जाएगा। जैसे will we have completed this chapter by tomorrow, will we have, क्या हम complete कर चुके होंगे, ये sentence में question आ जाएगा। तो that is the combination of this tense. Moving to the last part of future tense, that is future perfect कॉन्टिन्यूअस। इस टेंस में देखिए सेम अंडरस्टैंडिंग जो आपने यूज़ की अप्लाई करिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ किया, जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वो एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ कंटिन्यू था, इसी प्रकार से यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे कोई एक्शन कंटिन्यू होगा। देखिए इसका कॉम्बिनेशन पहले देखेंगे, तो विथ सब्जेक्ट वी यूज़ विल और शैल प्लस हैव, been and verb ing, rest part in case there is. Now subject will shall have plus been plus verb ing, इस केस में कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहाँ अगर आपको निगेटिव करना हो तो आपको will और shall have के बाद been और have के बीच में not रखना पड़ेगा। अब अगर आपको इसमें not रखना हो, विल शैल और हैव के बीच में नॉट यूज करना पड़ेगा और उसके बाद रेस्ट पार्ट आ जाएगा। विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म। क्वेश्चन सेंटेंस में सेम कॉम्बिनेशन, विल शैल विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जांपल करते हैं इस टेंस का, वी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days। ओके, इसके बिगिनिंग में मैं वर्ड ऐड करता हूँ बाई टुमारो, यानी कल तक क्या होगा, वी विल बाई टुमारो वी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days, 2 दिन से हम कर रहे होंगे इंग्लिश, आज और कल, तो 2 दिन। तो बाई टुमारो एट द बिगिनिंग वी विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया जो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब आपका ध्यान मैं एक दूसरे पार्ट पे लेके चलता हूँ। देखिए आपने विल हैव या विल हैव बीन वर्ब आईएनजी, इन दोनों केसेस में यानी स्टार्टिंग फ्रॉम फ्यूचर परफेक्ट, प्लीज फोकस ऑन दिस पार्ट। ये थोड़े से ध्यान देने वाली बात है कि हैव का जो यूज किया जा रहा है इन फ्यूचर टेंस, हैव इज फिक्स, यानी योर नॉलेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि हैज का यूज करेंगे हम कब, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। जैसे शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क और शी हैज बीन वर्किंग फॉर 2 days, राइट, वहाँ पर हम हैज़, और प्लूरल सब सब्जेक्ट आ जाता है वहाँ पर हैव का प्रयोग करते थे, कहाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बट फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इट हैव इज फिक्स्ड, वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, इट डज नॉट चेंज, यानी हैज का प्रयोग वर्जित है, इट्स प्रोहिबिटेड, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ये गलत हो जाएगा। सपोज इफ द एग्जाम्पल इज रिटन एज ही विल हैज कंप्लीटेड दिस चैप्टर बाय टुमारो, अभी रॉन्ग है क्योंकि ये जब विल और शैल का आप यूज करेंगे उस केस में हैव का यूज फिक्स है, तो ही विल हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर बाय टुमारो,
ये बात याद रखेंगे दोनों टेंसेस के लिए, फ्यूचर परफेक्ट में भी और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हैज़ नहीं आएगा, केवल हैव आएगा, irrespective of the number of the subject. So this way we have completed the basic tenses, present, past and future, and the 4 parts in each of them. By and large we have discussed that the combination of the helping verb and the main verb, I mean the form of the main verb that will be used, and how one tense is different from another one. But as I told you at the beginning that we will use a number line, you know, the concept of the number line that we discussed at very beginning. Okay, you all have done in mathematics 0 and the positive numbers on the right side of this line, negative number on the left side of 0 on this line, right? So and I told you that remember this thing, and this way we will try to understand the doubts related to the combination of tenses. Combination of tenses means that there are certain pairs of these tenses which are quite confusable for the students, जिनमें बहुत डाउट आपको होगा कि यहाँ पर कौन सा टेंस आना चाहिए, बिकॉज दोनों टेंसेस आपको लगेंगे उस जो कॉम्बिनेशन, जो मैं डाउटफुल कॉम्बिनेशन जिसको कहता हूँ, उसमें आपको वो आपकी नॉलेज एक दूसरे से स्ट्राइक होगी कि यहाँ पर ये टेंस आना चाहिए या वो दूसरा टेंस आना चाहिए. अब ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जहाँ पे ऐसा डाउट होता है. सबसे पहले आपको ये बताऊँगा कि विच आर दोज पेयर्स which are very close in the sense and generally the students are vulnerable to commit an error, उसमें गलतियां करते हैं. तो देखिए सबसे पहला काम उस पेयर्स को जानना, उसके बाद फिर इस नंबर लाइन यानी जो इसको मैं टेंस लाइन की तरह यूज़ करूँगा समय के हिसाब से, और फिर इसके बेस पे उस डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू नेम दिस कन्फ्यूजेबल पेयर्स. टेंसेस के कौन से हैं? नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है. नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी दोनों में कन्फ्यूजन रहता है और इस कन्फ्यूजन को एक्सप्लॉइट करता है एग्जाम में. नंबर 3 सिंपल पास्ट वर्सेस पास्ट versus past perfect. Number 4 present perfect versus simple past. So ये 4 combinations हैं, present simple versus present continuous and present continuous versus present perfect continuous, और फिर उसके बाद तीसरा simple past versus past perfect, इसमें present perfect and versus simple past. Quite confusable. इसमें कॉम्बिनेशंस डिस्कस हो चुके, अब आपको कॉन्सेप्ट वाली चीज़ समझनी पड़ेगी. सो लेट अस कनेक्ट विद दिस टाइम लाइन. तो टाइम लाइन यानी टेंस को एक विजुअल फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करते हैं. मैंने आपको ये बताया था कि 0 की जगह जो नंबर लाइन में है वी गिव टू प्रेजेंट, एंड द राइट साइड वी हैव द टेंस फ्यूचर टेंस. ये मैंने आपको पहले बताया था एट द बिगिनिंग ऑफ द डिस्कशन. पास्ट टेंस है प्रेजेंट के लेफ्ट साइड में जिधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं. नाउ यू सी दैट द टाइम इज फ्लोइंग दिस वे एंड इट इज कमिंग फ्रॉम फ्यूचर साइड. whatever is now is present and then it becomes the part of the past, and as you move towards the left side of the past, अगर ये yesterday है तो ये day before yesterday, तो आप लेफ्ट में जितना जाएंगे उतना आप उसके टाइम की हिस्ट्री में जा रहे हैं. चलिए इस अंडरस्टैंडिंग को यूज करते हुए लेट अस लुक एट द फर्स्ट डाउट. पहला जो डाउट डिस्कस किया था वो दोनों के बीच में सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल और वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों के बीच में ये डाउट है. ये डाउट क्यों है इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें. बिकॉज इन अवर मदर टंग दैट इज हिंदी वी ट्राई टू ट्रांसलेट इंग्लिश, और इसलिए जब हम ट्रांसलेट करने जाते हैं तो हमें इन दोनों का डिफरेंस का खास अंतर नहीं ध्यान रहता है उसका, एंड वी एंड अप चूजिंग द रॉन्ग टेंस, और अधिकतर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कर जाते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होना चाहिए. सिंपल प्रेजेंट टेंस किन किन केसेस में यूज़ होता है वी हैव डिस्कस इन डिटेल कि उसके यूजेज कहाँ होते हैं. सिमिलरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ यूज़ करते थे उसका भी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं. उसके आधार पर इसको समझते चलिए. सबसे पहले लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस और इस लाइन से उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. उसके नाम पे आप ध्यान दें. इसका नाम है सिंपल प्रेजेंट या दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट.
इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? डेफिनिट कोई चीज़ जो फिक्स हो उसको हम कहते हैं डेफिनिट। अगर वो चीज़ निश्चित नहीं है तो उसको हम कहते हैं इनडेफिनिट, अनिश्चित। अब समय के हिसाब से देखिए इनडेफिनिट क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बताया गया था कि वो ही सारी चीज़ें जो फैक्ट हों, जो रूटीन वर्क हैं, जो जनरल थिंग्स हैं, जो एक पर्टिकुलर एक हैबिचुअल एक्शन की तरह रिकरिंग उस पर बार बार घटित होती हैं, एक ही तरह से होती हैं, उन सब में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ है जो समय के साथ चेंज नहीं होती है। अब देखिए, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक यहाँ उदाहरण लिखूं और मैं लिखता हूँ सेंटेंस को कि आई लाइक कॉफ़ी। क्या पसंद करता हूँ मैं? कॉफ़ी। तो आई सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक लिखा हुआ है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब ये जो आपकी पसंद है, ये ऐसी नहीं है कि हाफ एन आवर के बाद आप कॉफ़ी से नफरत करने लगेंगे, चिढ़ने लगेंगे। या अगर आप कहते हैं कि आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग, तो ऐसा नहीं है कि आप केवल आज के लिए कर रहे हो, आप एक रेगुलर पैटर्न वाली बात कर रहे हैं, आप एक हैबिट बता रहे हैं। तो इट विल नॉट चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम, इसलिए हम इसको कहते हैं इनडेफिनिट, क्योंकि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बंधा हुआ नहीं है। ऑल सच एक्शंस विच आर फैक्ट्स, दे रिमेन इन द सेम वे इन द पास्ट, they are now happening in and in the coming future they will happen in the same way. जैसे the sun rises in the east, अब वो कल की बात भी थी, yesterday पे भी अप्लाई है, टुडे पे भी अप्लाई हो, tomorrow पे भी अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से दैट इलेक्शंस आर हेल्ड एट एवरी 5 years इन इंडिया, वो yesterday पे पास्ट में भी था, वो प्रेजेंट में भी है, वो फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल कोई चेंजेस किए जाए। तो इसलिए इसको हम कहते हैं इनडेफिनिट, इस नाम से आप समझें। और इस एरो का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट कन्फाइंड, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर पार्ट। ये पास से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से सबसे पास होती हुई जा रही है, यानी एक्शंस दैट आर ऑन दिस लाइंस विल बी रिप्रेजेंटेड और विल बी रिटन बाय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके जस्ट अपोजिट कॉन्टिन्यूअस यूज कहाँ करते हैं? इस नंबर लाइन पे आप देखिए, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट नाउ, यानी इस प्रेजेंट में अगर अब मैं एक एरो यहाँ बनाता हूँ, दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉन्टिन्यूअस, वो एक्शन जो यहाँ हो रहा है अभी, उसको हम इस पर प्रेजेंट करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ मैं आपको कॉन्टिन्यूअस दिखाता हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट ये है। अब इस प्रेजेंट पे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर रहा हूँ? आई एम टीचिंग इंग्लिश। ओके, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं? यू आर वॉचिंग वीडियो, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यू आर वॉचिंग। बट ये एक मोमेंट्री एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी पॉइंट को। ये वो एरो नहीं है जो इसके पूरे टाइम के ऊपर पास हो रही हो, इंडेफिनिट जैसी जो चीज़ है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टेंसेस। अब इस कॉम्बिनेशन में आपको इस बेसिस पे यू विल हैव टू इवेल्युएट द गिवन सेंटेंस वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। स्टेटिव वर्ब वाले जो केसेस मैंने आपसे डिस्कस किए थे, दैट दे आर अ सर्टेन स्टेट, ईदर दे आर और दे आर नॉट, दे आर नॉट इन अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस विद चेंजिंग। अब जैसे एक सेंटेंस मैं उसका एग्जांपल आपको दूं कि अगर आप कहते हैं आई एम बिलोंगिंग टू केरला, अब आई एम बिलोंगिंग तो कॉन्टिन्यूस टेंस है। कमिंग बैक टू द नंबर लाइन, आई एम बिलोंगिंग, ये देखिए अगर सेंटेंस लिखा जाए तो ये पॉइंट ऑफ टाइम पे है। ये पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है यहाँ पर? क्योंकि आप अगर बिलोंग करते हैं कहीं से तो दैट शुड बी इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, वो तो पास्ट में भी यही था और प्रेजेंट में भी यही है। आपका वो नेटिव चेंज तो नहीं होने जा रहा, दैट प्लेस विल रिमेन सेम, दैट विल रिमेन द सेम। तो आप देखिए आई बिलोंग टू केरला होना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट से रिलेटेड चीज़ है, ये प्रेजेंट में भी वही रहेगी और पास्ट फ्यूचर में भी ये एज इट इज़ रहेगी। सो दैट टेंस इज नाउ आई बिलोंग टू केरला। ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। आई एम बिलोंगिंग इज रॉन्ग हियर, इंस्टेड ऑफ दैट वी विल यूज बिलोंग। So same case will be applied in any of the verb form which are going to be written in ing form or in the simple present tense form. That this parameter should be used. Unfortunately, एक जो बात है which is certainly unfortunate, that in India, since we try to translate our understanding of the tense into from our mother tongue into English language, that's why we start using continuous tense very often and without realizing this fact that it is not correct.
आपको क्वेश्चन किया गया कि आपके प्रोफेशन के बारे में कि आप क्या करते हैं, एंड योर आंसर इज दैट आई एम वर्किंग इन अ बैंक. अब आई एम वर्किंग, अपेरेंटली इट्स ओके, बट इट इज़ नॉट द बेस्ट ऑफ द यूजेज. अपेरेंटली ओके मीन्स कि आप हिंदी में सोचते हैं तो कहते हैं हाँ मैं तो एक बैंक में काम कर रहा हूँ, तो ठीक लगता है आपको कि हाँ मैं बैंक में काम कर रहा हूँ ये. लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से, दोनों टेंसेस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इट शुड बी आई वर्क इन अ बैंक. तो आपका एक रेगुलर वर्क है जो आप इसको बता रहे हैं. आई वर्क इन अ बैंक विल बी अ बेटर यूजेस देन आई एम वर्किंग इन अ बैंक. तो इस केस में वर्ब फॉर्म को ध्यान में रखें. तो ये दोनों टेंसेस के जो कन्फ्यूजन है उसको इसी बेसिस पे डिसाइड कर लेंगे, वेदर द एक्शन इज मोमेंट्री लाइक दिस तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इफ द एक्शन अप्लाइज टू ऑल यानी जहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होना चाहिए, देन वी शुड गो फॉर दैट. ओके, मूविंग अहेड. जब लास्ट में वी विल डू द एक्सरसाइज रिलेटेड टू सच क्वेश्चंस, तो उसको आपका ये कॉन्सेप्ट और डाउट्स यहाँ वहाँ पर और सॉल्व हो जाएंगे रिलेटेड टू दिस कॉम्बिनेशन. मूविंग टू द सेकेंड कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया था. अब हम लोग देखते हैं टाइमलाइन पे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इस कॉम्बिनेशन में इन दोनों के पेयर में क्या कंफ्यूजन होता है. अगेन टाइमलाइन पे देखिए इसको, यानी वी आर गोइंग टू डिस्कस द नंबर 2, फ्यूचर, एफ फॉर फ्यूचर, पी फॉर पास्ट. ओके, सो द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने पहले ही देख लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम यूज कहाँ करते हैं, जब वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. यानी ये एरो शो कर रहा है कि अभी क्या कर रहे हैं, नाउ. तो यहाँ पर आप यूज करते हैं, इन एक्शंस के लिए आप यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आई राइट शॉर्ट फॉर्म पीसी. ओके, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन एक्शन, नीचे लाइन देखिए टाइम लाइन को, प्रेजेंट पास्ट. अब एनी एक्शन दैट स्टार्टेड अ लिटिल अर्लियर, जो यहाँ स्टार्ट हुआ, पीछे स्टार्ट हुआ आपका कुछ समय पहले, यानी पास्ट से रिलेटेड है, वहाँ स्टार्ट हुआ बट ये अभी कंटिन्यू है, दिस इज गोइंग ऑन. ये एरो शो करती है इसकी कंटिन्यूटी की. एंड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये अभी भी चल रहा है, यानी ये नाउ से भी रिलेटेड हो रहा है अभी तक. ये एरो है, इस पे ध्यान दें, ये कंटिन्यूटी को शो करती है. द वर्क दैट स्टार्टेड हियर इन द पास्ट बट इट इज स्टिल ऑन. देन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसी भी उसमें, चाहे पास्ट में जाइए फ्यूचर में भी जाइए, इसी तरह से यूज होगी जब वो कॉन्टिन्यूटी को शो कर रही है, यानी एरो के बेस पे आप इसको पहचान सकते हैं. लेकिन ये एक्शन जो कॉन्टिन्यूअस था, दैट इज ओनली मोमेंटरी नेचर एंड दैट इज कंसर्न अबाउट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, ओके, क्योंकि इस मोमेंट पे ये हो रहा है. बट अगर मैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी मैं उस टाइम को बताऊं व्हेन द एक्शन वाज स्टार्टेड, सो आई कैन से आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर 3 hours. तो 3 घंटे से काम हो रहा है उस कॉम्बिनेशन. तो इसलिए ड्यूरेशन को बताने के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा. अब लुक एट द एग्जांपल्स. एक एग्जांपल कॉमन एरर, एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है. सेंटेंस है I am working in an MNC multinational company for 5 years. Second example देखिए, she is living in Delhi since her birth. एरर फाइंड आउट करना बहुत इजी है. फर्स्ट सेंटेंस में आई एम वर्किंग इन एन MNC फॉर 5 years, आपको ड्यूरेशन दिया है कि कब से, 5 years से, यानी ये मोमेंट्री नहीं है, तो 5 साल से ये घटित हो रहा है. अब इस एक्शन प्रीवियस डायग्राम पे आते हैं. इसमें देखिए ये एक्शन 5 years, ये सपोज यहाँ था 5 साल पहले, पास्ट का टाइम है, एंड अभी भी वो काम कर रहा है. तो इसलिए कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन के हिसाब से इट शुड नॉट बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इट शुड बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो आई एम वर्किंग को हम करेंगे आई हैव बीन वर्किंग. वर्किंग तो ठीक है, एम की जगह हैव बीन. तो आई हैव बीन वर्किंग इन एन MNC फॉर 5 years, 5 साल से. दूसरी तरफ सेकेंड एग्जाम्पल, शी इज लिविंग इन दिल्ली सिंस हर बर्थ. अब देखिए उसकी बर्थ तो पास्ट की बात है और बर्थ से अभी तक रहती आ रही है, तो इसलिए ये अगेन आपको
कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन को की तरफ ले जा रहा है, तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन के लिए प्रॉपर टेंस विल बी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सो इज लिविंग को इज रॉन्ग एंड इट शुड बी शी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस हर बर्थ. ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन है. तो एग्जाम में अगर ऐसा कोई सेंटेंस होता है तो यू हैव टू इवेलुएट इट ऑन द सेम पैरामीटर. मूविंग टू आवर थर्ड confusable pair, and the third confusable pair is simple past versus past perfect. It's very interesting that to see the students or the learner of the language getting confused between the two, and or rather I should say that instead of getting confused, they are very sure that wherever they are going to use past, they should use past perfect. So you see that unnecessarily students use had and V3 when it is not even required. उनका सोचना समझना ये होता है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसलिए हैड का यूज़ और वर्ब थर्ड फॉर्म हैड के साथ यूज़ कर लिया, वो ठीक है. बट ये गलत है. आपको एग्ज़ाम में इस चीज़ को देखना होता है कि कहाँ पर हैड और V3 का यूज़ किया जाता है और कहाँ पर आप सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं. कॉम्बिनेशंस आपको दोनों के अलग अलग डिस्कस कर चुका हूँ, एंड दैट यू रिमेंबर कि सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के साथ, और डिड नॉट अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सिमिलरली अगर पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन था हैड एंड V3 सब्जेक्ट के साथ में. इसको ध्यान में रखते हुए इस डायग्राम को देखिए. जब हम यहाँ पर प्रेजेंट आपका फ्यूचर F और यहाँ पास्ट की बात हो रही है, इसलिए पास्ट मैं लिख देता हूँ पूरा. पास्ट की ये लाइन जा रही है. आई हैव टोल्ड यू कि ये पास्ट की लाइन जो है, ये जितना आप लेफ्ट साइड में मूव करेंगे ये उतना अधिक पास्ट को शो करेगा, यानी पीछे और चले जाएंगे. अगर ये लास्ट संडे है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट उससे भी पिछला वाला संडे हो गया. ओके, नाउ सिंपल पास्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लेट्स हैव अ लुक एट दिस. एनी एक्शन दैट हैपेंड ओवर हियर, लेट्स से दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी पास्ट में आप बात कर रहे हैं उस पॉइंट को आप बताने के लिए यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी सिंपल पास्ट. आपने एक बात कर दी सिंपल. फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में सपोज ये ईयर शो करता है आपका 1999. अब ये पास्ट का टाइम है, तो आपने यहाँ लिखा आई पास्ड 5th क्लास इन 1999. 5वीं कक्षा आपने पास किया था कब? 1999 में. तो वर्ब सेकेंड फॉर्म में लिखा हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस है. इसका मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं, ये घटित हुआ पास्ट में और वहीं ख़त्म हो गया. ऐसी कोई भी एक्शन जो आप पास्ट की बात बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ की बात करें और मान लीजिए कि ये ईयर है 1947, तो आपने यहाँ लिखा इसका एग्जांपल, इंडिया वन फ्रीडम इन 1947. पास्ट की बात हो गई, वन फ्रीडम, वी सेकेंड फॉर्म आ गया. अब इस पास्ट की बात करते हुए अगर आप इसके भी पीछे की बात करते हैं, आप इस पास्ट की बात करते हुए, इन एक्शंस की बात करते हुए, जिसमें आपने यहाँ पे 1999 की बात की, यहाँ 1947 की बात की, दोनों एग्जाम्पल्स में इंडिया वन फ्रीडम इन 1947, आई पास्ड 5th क्लास इन 1990. सपोज इन एक्शंस की बात करते हुए इफ यू गिव एनी रेफरेंस टू एन एक्शन दैट हैपेंड इवन बिफोर इट, जैसे आपका 1999 से पहले क्या है? 1947. 1999 से पहले 1947 था, यानी वो पास्ट का भी पीछे का एक्शन है. अगर आपको इन दोनों एक्शंस में जो आपने यहाँ लिखा है, पास्ट 5th क्लास इन 1999 एंड इंडिया वन फ्रीडम इन 1947, इन दोनों के बेस पे एक कंक्लूजन अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखूँ, तो आपको क्या करना होगा? ये सेंटेंस लिखेंगे, इंडिया हैड वन freedom before I passed 5th class. अब इस दोनों के समय के हिसाब से अब कॉम्बिनेशन देखिए सेंटेंस का, इंडिया हैड वन फ्रीडम बिफोर आई पास्ड, दूसरा टेंस आपका पास्ट. यहाँ हैड वन पास्ट परफेक्ट इज जस्टिफाइड, इज करेक्ट बिकॉज दिस एक्शन हैपेंड इवन बिफोर 1999. तो अगर आप इन दोनों के रेफरेंस में बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट both incidents in reference to each other in time, in the sense of time, then past perfect should be attached with the, or should be used with the action that happened even earlier.
Otherwise, past perfect should not be used for just any case where simple past is appropriate. Let's move to another example and past. अब example है sentence का कि I had bought a new phone. अब suppose ये sentence है I had bought a new phone. इस particular sentence में you cannot justify the use of had. I had bought a new phone. It does not make sense because इसमें कोई reference नहीं है किसी और action का that happened even before it. Hence, the use of had here is out of place. यानी ये सही नहीं होगा use. ये सही कैसे हो जाएगा? अगर आप इससे relate करेंगे किसी और action को जिससे पहले ये हुआ, then had use of had is justified. इस sentence को अगर मैं सही करूँ, I had bought a new phone, तो अगर इसको आगे बढ़ाना हो मुझे correct करना हो, then I will say I had bought a new phone before my birthday. अब ये कहता है कि मैं अपनी birthday से पहले ले चुका था. So this before word justifies the use of had here, had bought. Now it is correct. Because if you look at the time here, then आपने अगर ये फ़ोन यहाँ लिया इस पर्टिकुलर टाइम पे तो आप अपनी बर्थडे से पहले ले चुके थे, यानी बर्थडे आपकी यहाँ हो रही है और इसलिए इन दोनों के रिलेवेंस में आपको देखना पड़ेगा. तो द फर्स्ट एक्शन दैट हैपेंड शुड बी यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट. इफ देयर इज नो सच कंपैरिजन देन इट शुड नॉट बी, देन द पास्ट परफेक्ट शुड नॉट बी यूज्ड. ओके. Or now I'm going to write a couple of examples to clarify this doubt further. So I'm writing the examples. By the time I reached cinema hall, the movie started. And I underlined both verbs so that we can discuss the appropriateness of the verb form. Second example, before I could do anything, the robber fled. Flee का past tense है, fled. I underline both tenses, I could do. अब देखिए इस फर्स्ट एग्जाम्पल में by the time I reached cinema hall, okay, past tense की बात हो रही है, reach cinema hall, the movie started. इस tense में दोनों verb forms में, now you see the first example, by the time I reached cinema hall, the movie started. Both verb forms are underlined. Now we have to find out that which one is right and which one is wrong. So by the time I reached, ठीक है, reached से पता चलता है कि it's past tense. Cinema hall, the movie started. Which action happened first? आप पहले पहुंचे या पहले मूवी स्टार्ट हुई? तो आंसर इज कि पहले मूवी स्टार्ट हो गई, क्योंकि सेंटेंस ऐसा बोल रहा है. तो जो चीज़ पहले हुई उसको पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए. इट मीन्स दैट इट शुड बी हैड स्टार्टेड. बाय द टाइम आई रीच सिनेमा हॉल द मूवी हैड स्टार्टेड. Okay, let's have a look at the tense line. Now you see here that you reached the movie at this particular time. Cinema hall you reached here, and at before this the movie had started at this particular time. तो आपका ये टाइम पीछे इससे पहले हो चुका एक्शन, that's why past perfect is required. Moving to the next example, before I could do anything the robber fled. Now two actions both are in past. Could से आपको पता चलता है कि can का past form है could, इसलिए पास्ट टेंस है ये. जब ये पास्ट टेंस में रहेगा तो डू को चेंज नहीं करेंगे, यानी डिड की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होगी. आई कुड डू मीन्स पास्ट टेंस, कुछ भी कर सकता मैं. इससे पहले रॉबर जो डाकू था वो भाग गया. फ्ली का पास्ट फॉर्म FLEE प्ली, फ्ली का पास्ट फॉर्म फ्लेड. अब इन दोनों एक्शंस को कंपेयर करिए एंड सी कि कौन सा पहले हुआ. आप यहाँ पर आप कह रहे हैं बिफोर आई कुड डू एनीथिंग, जब आप कुछ कर सकते, उसको पकड़ सकते या उसको रोक सकते, तो उससे पहले पहले वो भाग गया बिफोर योर रिएक्शन. तो यहाँ जो भागने की उसकी प्रक्रिया है, यानी जो फ्लीइंग है डाकू का, वो फ्ली वो पहले हुआ. इसलिए आपको यूज करना होगा इस टेंस में, इस एग्जाम्पल में. बिफोर आई कुड डू एनीथिंग द रॉबर हैड फ्लेड, तो फ्लेड की जगह पर हमें यूज करना होगा पास्ट परफेक्ट, हैड फ्लेड. सो whenever you come across simple past and past perfect sentence where the combination is written, you can cross check, and cross checking will be done on the basis of this concept. The cross check will be done on the basis of this particular tense line, that which action happened first and followed by another one. So the action that happened first should be written in past perfect form, and the subsequent one
जो उसके बाद हुआ है उसको हम लिखेंगे सिंपल पास्ट में। जैसे आप कह सकते हैं लाइक यू कैन से माई फादर हैड बॉट अ हाउस बिफोर आई वॉज बॉर्न। मेरे जन्म होने से पहले मेरे फादर एक मकान ले चुके थे। अब ये जो पहले हो चुका कार्य वो मकान लेने का है, तो इसलिए हैड बॉट अ हाउस। Okay, so I hope the combination of this is also clear. Moving to our fourth doubt, and this doubtful pair is present perfect versus simple past. Present perfect versus simple past में क्या होता है? The combination present perfect में has, have we use, and simple past अभी डिस्कस ही हो रहा था, verb second form, negative हो तो did not verb first form. ओके, यू सी कन्फ्यूजन इसमें बहुत नेचुरल है, बिकॉज यू नो एन एक्शन दैट हैपेंड अर्लियर, जो ऐसी चीज़ जो पास्ट में हो गई, ये तो प्रेजेंट है एंड फ्यूचर। कोई एक्शन जो यहाँ हुआ, सपोज द एक्शन टुक प्लेस हियर, दिस एरो रिप्रेजेंट द पास्ट। अब इस एक्शन के पास्ट में होने पे यू आर गोइंग टू रिपोर्ट इट इन प्रेजेंट। अब आप इसको रिपोर्ट जब करने चलते हैं प्रेजेंट में, इसके बारे में बात करते हैं, तो you get confused because you think whether I should use past tense because the action belong to that area, that particular time, or should I use has, have यानी present perfect। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, let me write an example for this, but before that let me create a story। Suppose your friend has given you his documents, उसने आपको कुछ अपने दस्तावेज, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखे हैं, एंड ही हैज टोल्ड यू कि आप इसको ध्यान से ज़रा रख लो, मुझे कहीं बाहर जाना है, मैं इसलिए मैं डॉक्यूमेंट्स का ध्यान नहीं रख पाऊंगा। आपने कहा ओके, बीइंग अ जनरस फ्रेंड, अ गुड फ्रेंड, यू सेड ओके यस आई विल टेक केयर। अब वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उस फ्रेंड्स के, राइट? कुछ टाइम के बाद आपके पास उस फ्रेंड का फ़ोन आता है कि भाई मैं वो डॉक्यूमेंट्स ज़रा आप मुझे भिजवा दो। ओके, देन यू गो बैक टू योर अलमीरा जहाँ पे आपने वो डॉक्यूमेंट्स रखे थे, बट यू डू नॉट फाइंड इट देयर। व्हाट यू डू, आप जल्दी जल्दी उसको ढूंढने लगते हैं, इधर उधर कहाँ कहाँ चला गया आपका डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था, तो आपको डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं मिल रहा है। इस बीच आप सोचते हैं कि लो मैं अपने फ्रेंड को अपडेट कर दूँ, उसको बता दूँ। अब देखिए नंबर लाइन पे इस एक्सप्रेशन को बताने में आपको कन्फ्यूजन होगा। पास्ट, देखिए डॉक्यूमेंट्स तो ऑब्वियसली कहीं पहले खोए हैं, यानी पास्ट में खो गए हैं, क्योंकि आप अभी जब ढूंढ रहे हैं तो आपको नहीं मिले, इसका मतलब वो इससे पहले कहीं इधर उधर हो गए। अब आपको अपने फ्रेंड को क्या बताना होगा? दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप उससे कहें कि आई लॉस्ट योर डॉक्यूमेंट्स, और सेकेंड ऑप्शन है आपके पास दैट यू से आई हैव लॉस्ट योर डॉक्यूमेंट्स। पहला टेंस कौन सा है? लॉस्ट पास्ट टेंस है और ये सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म वर्ब की, और आई हैव लॉस्ट में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अपेरेंटली ऐसा लगता है कि हाँ दोनों सही हैं, या पहला वाला ज़्यादा सही है। कन्फ्यूजन एक क्रिएट हो जाता है कि हाँ किस में एक्सप्रेस किया जाए व्यूज़ को। देखिए आपको सिंपल एक पैरामीटर है, इसको अप्लाई करेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि आई लॉस्ट योर डॉक्यूमेंट्स, अगर आप अपने फ्रेंड को ये बोलेंगे तो आई लॉस्ट योर डॉक्यूमेंट्स से उसको प्रेजेंट के बारे में नहीं पता चलेगा। और मैंने आपको ये बताया था कि दैट प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर अपडेशन। आप पीछे उसको जाके एक बार सुनेंगे तो उसमें बताया मैंने आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड टू अपडेट समवन ऑन सर्टेन एक्शन। किसी एक्शन के पूरा होने पे भी बताते हैं, अपडेट करने के लिए भी बताते हैं, यानी किसी को अगर कोई बात नहीं पता तो इन दैट केस वी यूज इट। अब आई लॉस्ट योर डॉक्यूमेंट्स से आपके फ्रेंड को ये नहीं पता चलता कि वेदर यू हैव योर डॉक्यूमेंट एट प्रेजेंट, वेदर द डॉक्यूमेंट्स आर अंडर योर पोजीशन और नॉट। आपके पास अगर उस फ्रेंड से पूछा जाए कि क्या डॉक्यूमेंट्स इनके पास अभी हैं, तो उसको ये यस भी नहीं कह पाएगा और वो उसके आंसर में नो भी नहीं कह पाएगा, क्योंकि आपने सेंटेंस यूज किया आई लॉस्ट योर डॉक्यूमेंट्स। अब लॉस्ट से ये नहीं पता चलता कि दोबारा आपको मिल गए या नहीं मिले, फिर मिल गए फिर खो दिए आपने, या अभी तक मिले ही नहीं, ये क्लियर नहीं होता, यानी अपडेशन नहीं होता। आई लॉस्ट को अब इसमें नंबर लाइन पे दिखाता हूँ आपको। देखिए ये पॉइंट है जब आपने डॉक्यूमेंट्स खो दिए, तो आप इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं LOST लॉस्ट से, पास्ट टेंस से, आई लॉस्ट योर डॉक्यूमेंट्स, जिसका प्रेजेंट से
आपको मैंने बोला था सिंपल प्रेजेंट का प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता, यानी इट हैज़ नो रिलेशन विद प्रेजेंट नाउ। नाउ के बारे में इसको आपको कोई जानकारी नहीं देता, ये क्रॉस याद रखेंगे, ये नहीं देता। सो योर फ्रेंड इज अनेबल टू से एनीथिंग एज एन आंसर टू द क्वेश्चन कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपके फ्रेंड के पास अभी हैं या नहीं। वो या तो ये यस कर सकता ना तो नो कर सकता। लेकिन अगर आपने एक्सप्रेशन यूज किया दूसरा, आई हैव लॉस्ट योर डॉक्यूमेंट्स, हैव लॉस्ट में क्या होगा, देखिए डॉक्यूमेंट्स तो पहले ही खोए हैं, यानी ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जिसपे डॉक्यूमेंट्स खोए हैं वो ये है। बट वो डॉक्यूमेंट्स का अभी आप जब हैव लॉस्ट कहते हैं तो वो रिलेशन नाउ से हो जाता है। नाउ से का मतलब ये अपडेट कर देता है कि अभी क्या स्थिति है, प्रेजेंट में क्या है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं या नहीं है। तो आई हैव लॉस्ट योर डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके फ्रेंड से पूछा जाए कि क्या इनके पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं, तो वो ऑलवेज कहेगा नो, मतलब डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं है। यहाँ पे वो उसको अपडेट हो गया। आई हैव लॉस्ट प्रेजेंट स्टेटस को बताता है दैट द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट विद यू। But I lost your documents does not give any picture, any clarity on the present status, whether the documents are with you or not, कि अभी आपके पास हैं या नहीं है, इसके बारे में कोई भी स्पष्टता, कोई भी क्लैरिटी इसमें नहीं आती। तो बेसिकली आपको प्रेजेंट परफेक्ट वहाँ यूज़ करना होता है जब वो चीज़ प्रेजेंट को क्लैरिफाई कर रही हो, अपडेट कर रही हो, और सिंपल पास्ट वहाँ जिससे प्रेजेंट का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उससे कोई क्लैरिटी नहीं आती। Let us move to the other side of this story. Suppose after a thorough search for 30 minutes you come across the documents जो कि आपके किसी फैमिली मेंबर ने उठा के इधर से उधर रख दिए कहीं। You have found it. So अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन ये है, फ्यूचर पास्ट। सेकेंड क्वेश्चन बिफोर यू इज दैट कि अब आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गए, और डॉक्यूमेंट्स मिल गए उसके बाद फिर आप आराम से सोचा कि लो फ्रेंड को आप फ़ोन कर दें। डॉक्यूमेंट्स आपको मिल गए, 15 मिनट हो गए मिले हुए डॉक्यूमेंट्स को सपोज, और आप फ्रेंड को आप फ़ोन करने जा रहे हैं। देखिए 15 मिनट्स अगो आपको डॉक्यूमेंट्स मिले, तो 15 मिनट क्या, 1 सेकेंड पहले वाली भी चीज़ जो है वो पास्ट हो गई, बिकॉज इट इज़ नाउ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो 15 मिनट तो पास्ट हो गए, लेट से ये रिप्रेजेंट करता है 15-15 मिनट्स को, ये एरो। नाउ यू थिंक कि मुझे अपने फ्रेंड को क्या बोलना चाहिए। शुड आई टेल हिम दैट आई फाउंड योर डॉक्यूमेंट्स, योर डॉक्स, और आई हैव फाउंड योर डॉक्यूमेंट्स। सो नाउ यू कॉल हिम एंड सपोज यू से आई फाउंड योर डॉक्यूमेंट्स। फाउंड से अगेन इट्स अ सिंपल पास्ट टेंस, ये तो बस यहीं से रह गया, इसका कोई नाउ से कनेक्शन नहीं होता, नाउ प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये वर्ब फाइंड की पास्ट फॉर्म है, वर्ब सेकेंड फॉर्म है फाउंड। तो आपके फ्रेंड को फिर प्रेजेंट स्टेटस नहीं पता चलेगा वेदर द डॉक्यूमेंट्स आर विद यू और नॉट, क्योंकि आई फाउंड योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है मिल गए थे बट अगेन खो गए, तो प्रेजेंट स्टेटस नहीं पता चलता है दे आर विद यू और नॉट। But if you say I have found your documents, so it is the correct expression, because it will update him that the documents are now with you. अगर उससे पूछा जाए कि आपके पास है कि नहीं, तो वो कहेगा yes, डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, क्योंकि इन्होंने बोला I have found। यानी अब एरो जो ये है वो नाउ से उसका कनेक्शन कटा नहीं, नाउ से उसका कनेक्शन आपने जब हैव बोला तो जुड़ गया, ये नाउ है तो द कनेक्शन इज नाउ कनेक्टेड, तो ये हैव, दिस कनेक्शन इज नाउ established, have found. So we will use present perfect in all such cases. So no matter how long it has been when the action took place, इससे कोई मतलब नहीं है कि कितनी देर पहले वो घटित हुआ, वो पास्ट में हो गया, बट अगर आपको अपडेट करना है, if you have to bring the clarity on the present status, if in case you are going to update, in case you are going to inform someone at the completion of the work, no matter कब कितने दिन पहले हुआ, you will always use present perfect, because simple past will not clear the picture. Okay, so अगर आपसे मैं एक छोटा एग्जांपल दूं कि in case you we all know that about Subhash Chandra Bose there was no clarity whether there are various stories, right? So some people said earlier that he was still alive, and then some said ki no he died in that plane crash. Just imagine, there's a very weird example I'm giving you, but just let it be. You just imagine that you come across Subhash Chandra Bose, right? And somehow he is not aware whether India won freedom or not.
and you come across, you are the first person he has met and he asks you this question, वो आपसे पूछते हैं इस बात सवाल को, what happened with India? तो आप उनको नहीं पता है प्रेजेंट स्थिति, इसलिए आप उनको क्या बोलेंगे, यस सर इंडिया हैज़ वन फ्रीडम। ओके, क्योंकि इंडिया वन फ्रीडम प्रेजेंट स्टेटस नहीं देगा कि ठीक है जीत गई थी, लेकिन उसके बाद अभी वर्तमान स्थिति क्या है, दैट ही वांट्स टू नो। हो सकता है कि फ्रीडम मिल गया, इंडिया वन फ्रीडम, लेकिन बाद में फिर कुछ और हो गया, अब फ्रीडम नहीं है कि है, ये स्थिति क्लियर होगी जब आप कहेंगे इंडिया हैज़ वन फ्रीडम। सो अपडेशन ऑफ द वर्क, वो 6 महीने पहले या 1 ईयर पहले कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, यू हैव टू गिव अपडेशन, देन यू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। So this is a clarity on this combination which is generally exploited in the exam by, और यहाँ पर आपकी ये चारों combination मैंने आपको explain किए, present perfect versus simple past was the last one.